नमस्कार दोस्तों, कैमरोर परिवार में एक बार फिर से सबका स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आए आईआईटी जेईई से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ गैसियस एसिटल्डिहाइड इनिशियली एट प्रेशर ऑफ 363 टोर वाज 1 टोर पर सेकेंड। फिर बोला व्हेन 5% हैड रिएक्टेड एंड 0.5 टोर व्हेन 33% हैड रिएक्टेड। जब 5% रिएक्ट हो गया तो कितना रेट था? 1 टोर पर सेकेंड। और जब 33% रिएक्ट हो गया तो कितना रेट था? 0.5 टोर पर सेकेंड। हमें रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। बहुत सिंपल सा है। रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर n, जहाँ पे n क्या होगा? ऑर्डर। अच्छा, उसने बोला कि जब रिएक्टेंट कितना खत्म हो चुका है, जब रिएक्टेंट मान लेता हूं इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना है? P नोट है। रेट इज इक्वल टू K इंटू P रेज टू पावर A एंड इनिशियल प्रेशर इज P नोट। अब देखो, उसने बोला रेट जो है वो 1 टोर पर सेकेंड है। 1 टोर पर सेकेंड इट विल बी इक्वल टू, जब रिएक्शन जो है वो 5% कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब रिएक्टेंट कितना बचा होगा? अब अगर इनिशियल प्रेशर P नोट था, बाद में प्रेशर कितना बचा होगा? 0.95 इंटू P नोट, क्योंकि 5% क्या हो गया? खत्म। तो P नोट में से अगर 5% खत्म हुआ तो कितना बचेगा? 0.95 इंटू P नोट रेज टू पावर n। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा उसने बोला कि रिएक्शन का रेट 0.5 टोर हो जाएगा, 0.5 टोर पर सेकेंड, अगर रिएक्शन मेरा 33% कंप्लीट हो गया। तो 33% रिएक्शन कंप्लीट हुआ मतलब कि 67% अभी भी रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 0.67 ऑफ P नोट, इनिशियल प्रेशर का 0.67% n रेज टू पावर n, जो कि इसका ऑर्डर है। इट इज इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या निकालना है? n निकालना है, ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/0.5 क्या आएगा? 2। इट विल बी इक्वल टू K से K कैंसिल और P नोट से P नोट कैंसिल, P नोट रेज टू पावर n, P नोट रेज टू पावर n कैंसिल। तो क्या बचेगा मेरे पास? 0.95/0.67 रेज टू पावर n। और मैं बोल सकता हूँ दोनों साइड अगर लॉग ले लूँगा तो log 2 इट विल बी इक्वल टू n इंटू log ऑफ 95/67। इसके log को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा n इंटू नियरली इक्वल टू 0.15 एंड log 2 क्या होता है? 0.3। सो n विल बी इक्वल टू 0.15 से हम लोग 3.3 को काटेंगे तो क्या आएगा? 2। तो n विल बी 2। रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन कि उसमें 2 जगह पे रेट्स दे रखे थे और हमें रिएक्शन का ऑर्डर पूछा था। अच्छा, एक बात और देखो, इस क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रखा है 518 केल्विन, 518 डिग्री सेल्सियस सॉरी, और हमें बोला इनिशियल प्रेशर जो P नोट है इसकी भी वैल्यू दे रखी है कितनी? 363 टोर, जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम लोग इनिशियल प्रेशर को P नोट मान के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। P नोट से P नोट कैंसिल हो जाएगा। इन वैल्यूज़ की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं है, ये इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये मानो आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोला 2 रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स मतलब कि अरेनियस कांस्टेंट दोनों का सेम है, A इज सेम फॉर बोथ। आगे बोला उसने एक्टिवेशन ऑफ R1 एक्सीड्स देन R2 बाई 10 किलोजूल पर मोल इफ K1 एंड K2 आर रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर द रिएक्शन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन, देन ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू। ओके, क्वेश्चन में बोला है कि देखो दोनों के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब A दोनों के लिए सेम है, और उसने बोला कि EA2 माइनस EA1 इट इज इक्वल टू 10 किलो जूल्स पर मोल। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। R1 एक्सीड्स देन R2 इट मीन्स EA1 ज़्यादा है, EA2 कम है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबको पता है कि K1 इज इक्वल टू
A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA1 बाई आर इंटू टी, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, T इज इक्वल टू 300 केल्विन्स। ओके, एंड K2 इज इक्वल टू A इंटू, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, सेम, इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA2 बाई आर टी, ई रेज टू पावर दिस। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आप लोग 2 से 1 को डिवाइड करो, क्योंकि हमें लेके आना है K2 बाई K1। तो मेरे पास आएगा K2 बाई K1, इट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस EA2 माइनस EA1 बाई आर इंटू टी। देखो क्या आएगा, ई रेज टू, ए से ए कैंसिल, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली ये बन जाएगा। इतना आप सबको समझ आना चाहिए। इट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस EA2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस EA1 अपॉन आर इंटू टी, इट इज इक्वल टू K2 बाई K1। दोनों साइड ln ले लेंगे, तो ln ऑफ K2 बाई K1 इट विल बी इक्वल टू, अच्छा ln e रेज टू पावर EA1 माइनस EA2 बाई आर इंटू टी। अच्छा ई रेज टू पावर समथिंग है, ln के आगे आ जाएगा, और ln e मेरे पास बचेगा, ln e की वैल्यू होती है 1, तो इस सारी टर्म को मैं सामने लेके आ जाता हूँ, और ln e क्या होता है 1, तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब आगे आ जाएगा, ln e कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ln e इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या बचेगा, EA1 माइनस EA2 बाई आर इंटू टी, ये आएगी किसकी वैल्यू, ln ऑफ K2 बाई K1। इट विल बी इक्वल टू EA1 माइनस EA2 कितना है 10, लेकिन ये देखो यूनिट क्या दे रखी है, किलो जूल्स, इसको पुट करना है किसमें, जूल्स में, तो 10 इंटू 1000 जूल्स पर मोल अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। केल्विन इनवर्स से केल्विन, मोल इनवर्स से मोल, जूल से जूल, सब यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। ln ऑफ K2 बाई K1 इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, क्या बचा 10 इंटू 10 एंड 8.314 इंटू 3, ये कितना होता है नियरली इक्वल टू 25। 8 3 जा 24, 0.33 जा 0.9, तो 24.9 मतलब कितना हो गया 25 हो गया। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट लगा देना इसमें, ऊपर क्या आएगा 100 और नीचे क्या आएगा 25, इट इज इक्वल टू 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन है, देखो ध्यान से, 4 इज ऑप्शन नंबर 3। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। 2 रिएक्शंस के लिए K1 और K2 दे रखा है, बोला कि दोनों के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है A एंड A, और दोनों की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उनमें डिफरेंस कितना है 10 किलो जूल्स का, और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो हम लोगों को निकालना है ln ऑफ K2 बाई K1 की वैल्यू। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, K2 को K1 से डिवाइड करेंगे, तो A से A कैंसिल, ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा, ये x ये y, तो x माइनस वाई हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 follows a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H2O2 का डिकम्पोजिशन देखो किस तरीके से होता है बेटा, H2O2 का डिकम्पोजिशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। H2O2 अगर ये डिकम्पोज होगा, इट विल फॉर्म H2O प्लस O2, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा दोनों के सामने। ओके, इसमें बोला इसका डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है। इन 50 मिनट्स कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 टू 0.125 50 मिनट्स में। इन वन सच डिकम्पोजिशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज 0.05 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। मतलब हमें पूछा क्या है, इसने पूछा है D ऑफ O2 बाई dt, हमें पूछा है D ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये होगा। अच्छा एक बात बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2O2 में रिलेशन क्या होगा, सबको पता है केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक से, D ऑफ H2O2 अपॉन dt, और इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड। ये रिलेशन होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 में और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में, क्योंकि इसके सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसके सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इससे इसको 1 से डिवाइड करेंगे। अब हमें देखो इसने दिया क्या है, इसने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर कंसंट्रेशन H2O2 की 0.5 मोलर है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन 0.125 मोलर हो जाती है कितनी देर में बेटा,
ये हो जाएगी 50 मिनट्स में। कितनी मिनट्स में? 50 मिनट्स में। तो ध्यान से देखना, इसको सोल्व करना। कैसे सोल्व करना? 0.5 का आधा क्या होता है बेटा? 0.5 का आधा होता है 0.25 मोलर, और 0.25 का आधा क्या होता है? 0.125। मतलब एक बार आधा हुआ, फिर से आधा हुआ, कितनी हाफ लाइफ लग जाएंगी? 2 हाफ लाइफ। और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती किस पे? इनिशियल कंसंट्रेशन पे, वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी 2 हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है? 50 मिनट्स दे रखी है इसने, 50 मिनट्स। तो मतलब एक हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आएगी? हाफ लाइफ की वैल्यू आएगी 25 मिनट्स। अच्छा, इसके बाद अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना पड़े के, तो मुझे पता है k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, इट विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन 25 मिनट इनवर्स। ये क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा? ओके, अब आगे सोल्व करते हैं हम लोग। अब इसने मुझे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा, रेट, इसका रेट क्या आएगा? माइनस डी ऑफ H2O2 बाई डी टी, इट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1। ए क्या है? रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट मतलब H2O2 रेज टू पावर 1। तो इट विल बी इक्वल टू के की वैल्यू क्या आई? 0.693 अपॉन 25 इंटू H2O2 की कंसंट्रेशन कितनी चाहिए इसको? इसने बोला जब H2O2 की कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी 0.05, तो इंटू 0.05 रेज टू पावर क्या आएगा? इसके साथ 1 आएगा। ये आ गया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। लेकिन हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है d ऑफ O2 बाई डी टी, इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 0.693 अपॉन 25 इंटू 5 अपॉन 100। तो इसको देखो, ये कितना आ गया? 50। 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50 हो गया। ये 5 से कितना आ गया? 10। तो 0.693 अपॉन 1000, इट विल बी इक्वल टू 6.93 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो कौन सा आंसर आ गया? 6.93 इंटू 10 टू द पावर -4, ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दोबारा से बताता हूँ, H2O2 की रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से देख सकते हैं जो भी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन H2O2 होगा उसका हाफ क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। हमें इसके सामने कोफिशिएंट क्या लगाना पड़ेगा? हाफ। अब मुझे इसने बोला कि 0.5 मोलर से 0.125 मोलर हो जाता है रिएक्टेंट कितनी देर में? 50 मिनट में। तो इसको हम लोग दिमाग लगा सकते हैं इसमें कि 2 हाफ लाइफ लग जा रही है इस काम को। 2 हाफ लाइफ मतलब हाफ लाइफ विल बी 25 मिनट्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है? वो कांस्टेंट रहती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है। ओके, सो इसके बाद हम लोगों ने के निकाला, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। तो इस तरीके से के के बाद हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑर्डर। बिल्कुल सिंपल हमने रेट लो लगाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज rate of reaction doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin। जब टेम्परेचर 300 से 310 केल्विन पहुंचा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डबल हो गया। हमें बताना है एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ है, इसका मतलब क्या डबल हुआ है? रेट कांस्टेंट डबल हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होता है? रेट कांस्टेंट चेंज होता है। तो मतलब इसने क्या बोला कि K एट T+10 अपॉन KT इज इक्वल टू 2। बोलो है या नहीं है? ओके, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो सबको पता है कि log ऑफ KT+10 अपॉन KT एंड T इज 300 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा हमें? 300 केल्विन। तो इट विल बी इक्वल टू EA अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T। देखो T अगर नीचे आए तो हमें T को पहले लिखना है, इस बात को याद रखो। जैसे कि KT 1 अपॉन KT2 है, तो जो नीचे आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो 1 अपॉन T माइनस 1 अपॉन T+10। अच्छा, T की वैल्यू कितनी है? 300, और T+10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 310। तो इसके बाद log ऑफ ये कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। KT+10 अपॉन KT, इट विल बी इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R
इंटू इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 300 इंटू 300 10 और ऊपर क्या आ जाएगा 10, तो ये आएगा 31 इंटू 300। ओके, नाउ नेक्स्ट ई ए को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको सोल्व करेंगे तो ई ए क्या आएगा, ई ए विल बी इक्वल टू log 2 इंटू 2.303 इंटू आर इंटू 300 इंटू 31। आर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 8.314, तो आंसर आएगा किसमें, जूल्स पर मोल में। ओके, तो इसका आंसर आएगा 53.6। ऑन सॉल्विंग इट log 2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.3 और इसका आंसर आएगा 53.6 किलो जूल पर मोल। देखो यहाँ से जूल्स में आएगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर किस में आएगा, किलो जूल्स में आएगा। ओके, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए रिएक्टेंट ए गोज टू प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.025 मोलर इन 40 मिनट्स, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.01। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया दोबारा से, तो इसके जैसा क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन आया है मेंस 2012 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिएक्टेंट ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट्स में। ओके, और इसके बाद इसमें बोला है कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 मोलर से कहाँ पहुँच गई है, 0.025 मोलर। कितनी देर लगी इसको लगी 40 मिनट। अब ध्यान से देखो 0.1 मोलर से अगर इसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 0.05 मोलर, और 0.05 की भी हाफ हो जाएगी तो कंसंट्रेशन कहाँ पहुँच जाएगी 0.025। और इस सारे काम में 40 मिनट लगे हैं, तो इसका मतलब ये जो 40 मिनट है ये किसके बराबर हैं, 2 हाफ लाइफ के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 40 मिनट्स। तो इसका मतलब हाफ लाइफ किसके बराबर आएगी, 20 मिनट्स के बराबर आएगी। हम लोगों ने हाफ लाइफ निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग के निकाल सकते हैं। के का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 20 मिनट इनवर्स। तो हमारे पास क्या आ गया। अब इसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन निकालो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर। तो देखो रेट बिल्कुल सिंपल है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1, इट इज इक्वल टू रिएक्टेंट, ये के कितना आया था मेरे पास 0.693 अपॉन 20 इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है हमें 0.01 का 1, इट विल बी इक्वल टू 6.93 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। 6.93 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पहली बात तो। ओके, इसको जब भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.47 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर मिनट। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। 6.693 को 2 से डिवाइड कर देना, वो आएगा 0.347 और फिर ये अपॉन 100 इंटू 10,000 हो जाएगा, 1 पॉइंट ऊपर है तो इस तरीके से 10⁻⁻4 आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। अगर ये कैलकुलेशन नहीं होगी तो फिर तैयारी भी नहीं करनी है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय अबाउट। ये मेंस 2011 में आया है क्वेश्चन। और देखो कितना क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। सॉरी, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले की तरफ नहीं बढ़ना है कि पता नहीं क्या हार्ड चीज़ पूछी होगी। कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल बात भी पूछ सकते हैं। जैसे इसने बोला कि 10 डिग्री राइज करने पे रेट क्या हो जा रहा है, डबल। तो हमें बताना है कि 50 डिग्री टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रेट कितना होगा। देखो ध्यान से, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट क्या हो रहा है, डबल। तो इसने बोला कि जब हमने टेम्परेचर को 50 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट कितना बढ़ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में काइनेटिक्स के फॉर्मूले में नहीं घुस जाना है, ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको देख सकते हो कि मान लेता हूँ इनिशियली मेरा रेट क्या था, आर था एट टेम्परेचर टी।
मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया, इसमें कोई काइनेटिक्स नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकते हैं। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, रेट क्या हो जाएगा, रेट दुगुना, कितना 2R। और उसने बोला हर 10 डिग्री पे रेट डबल हो रहा है। तो जब मैंने टेम्परेचर को T+10 कर दिया, मतलब कि सॉरी T+20 कर दिया, तो उसके बाद कितना हो जाएगा रेट, 2R का दुगुना, तो कितना हो जाएगा भाई 4R। फिर इसको T+30 कर दिया, मतलब 10 डिग्री और बढ़ा दिया, फिर दुगुना हो जाएगा, 4R का दुगुना कितना हो जाएगा 8R। फिर इसको T+40 कर दिया, 10 डिग्री और बढ़ा दिया, तो 8R का कितना हो जाएगा रेट, इट विल बिकम 16R, 8R का दुगुना। फिर और दोबारा से अगर मैंने इसको 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, T+50 कर दिया, तो रेट विल बिकम 32R। इनिशियल रेट का 32 टाइम्स रेट हमारा हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ काइनेटिक्स नहीं लगाना, बस सिंपल हमें थोड़ा सा सोचना आना चाहिए। तो अगर हर 10 डिग्री पे रेट डबल हो रहा है, तो फिर ये है कि 50 मिनट में रेट क्या होगा, 32 गुना हो जाएगा, 32 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिएक्टेंट ए फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। किसी रिएक्टेंट ने 2 प्रोडक्ट बनाए बी और सी, और उसने बोला कि ए गोज टू बी रेट कॉन्स्टेंट K1, एक्टिवेशन एनर्जी EA1, और ए गोज टू सी, और हमें पूछा है if EA1 is equal to 2 times if EA2 is equal to 2 times EA1, then K1 and K2 are related H। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए जो है वो चला गया किसके अंदर, बी में, और इसमें रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है K1, और ए जो है वो चला गया किसके अंदर, सी में, रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है K2, और साथ में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2। ओके, और इसने बोला कि EA2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EA1। ओके, और हमें बताना है K1 एंड K2 में रिलेशन। अब देखो ध्यान से, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से K1 विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट A1, क्योंकि दोनों डिफरेंट रिएक्शंस हैं, दोनों के ये अरेनियस कांस्टेंट भी क्या होंगे, डिफरेंट, इनटू E रेज टू पावर माइनस EA1 बाई R इंटू टी। बोलो होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से K2 क्या होगा, K2 विल बी इक्वल टू A2 इंटू E रेज टू पावर माइनस EA2 बाई R इंटू टी, ये होगा इस तरीके से। अब मैं निकालता हूँ K2 बाई K1। ओके, सो मेरे पास, और चलो इस तरीके से कर लेते हैं, K1 बाई K2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद मैं डिवाइड करता हूँ K1 को K2 से, तो मेरे पास आएगा K1 बाई K2, इट विल बी इक्वल टू A1 बाई A2, पहली बात। तो साथ में देखो E रेज टू पावर x अपॉन E रेज टू पावर y, इट विल बिकम E रेज टू पावर x माइनस y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E रेज टू पावर माइनस EA1 बाई R माइनस EA2 बाई RT, तो दोनों में ये तो कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर। अच्छा, A1 बाई A2 को इसने नया कॉन्स्टेंट नाम दे दिया A। ओके, इंटू E रेज टू पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो EA2 माइनस EA1 बाई R इंटू टी, ये आ गया K1 बाई K2, और K1 विल बी इक्वल टू A इंटू K2 इंटू E रेज टू पावर। अच्छा, EA2 क्या है, EA2 इज इक्वल टू 2 इंटू EA1, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि EA2 इज इक्वल टू 2 इंटू EA1, तो EA2 की जगह डालूंगा 2 इंटू EA1, तो 2 इंटू EA1 माइनस EA1 बाई RT, और मेरे पास आ जाएगा K1 इज इक्वल टू A इंटू K2 इंटू E रेज टू पावर EA1 बाई R इंटू टी। ये है ऑप्शन नंबर 1। तो मेरे पास K1 और K2 में रिलेशन आ गया इस तरीके से। ओके, तो बिल्कुल सिंपल इसमें मैथमेटिक्स है। मेरे पास 2 इक्वेशंस बन जाएगी, हमें बस कहीं पर भी अपने बेसिक कंसेप्ट्स को नहीं छोड़ना है। K1 को K2 से डिवाइड करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो सामने मेरा आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज time for half life period of a certain reaction is 1 hour when initial concentration of reactant is 2 mole per liter. How much time does it take for its concentration to come from 0.5 to 0.25 if it is zero order reaction? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन तो, और ये क्वेश्चन आया है मेंस 2010 में।
देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि हाफ लाइफ दे रखा है किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना 1 आवर, और कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 2 मोल पर लीटर। अब देखो मुझे पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए अगर ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू 0, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। सबने पढ़ा है इसके बारे में। तो इसका मतलब ये होगा कि K विल बी इक्वल टू A0 अपॉन 2 इंटू टी हाफ, और इट विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है भाई 2 मोल पर लीटर अपॉन 2 इंटू टी हाफ कितना है 1। इट विल बी इक्वल टू K विल बी इक्वल टू 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। मेरे पास रेट कांस्टेंट क्या आ गया। अब इसने बोला कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 टू 0.25, मतलब अपनी आधी हो जाए कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.05। अब दोबारा से देखो कंसंट्रेशन में कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, 0.50 मोलर से 0.25 मोलर, मतलब दोबारा आता कर रहा हूँ, लेकिन इस बार इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो मुझे पता है टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन A0 अपॉन 2K। सिंपल, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है भाई 0.50 अपॉन 2 इंटू K कितना आया था मेरे पास, क्या आया था 1, तो इट विल बी इक्वल टू 0.5 और इट विल बी इक्वल टू 1/4 आवर्स। इसको सोल्व करेंगे तो अंदर क्या आएगा 1/4 आवर्स। K की वैल्यू मैंने क्या डाली है 1, कहाँ से, जो मैंने पहले निकाल ली। जब इनिशियल कंसंट्रेशन बदल गई तो हाफ लाइफ भी बदल गई, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन इस बार डिपेंड कर रही है हाफ लाइफ पे, क्योंकि ऑर्डर क्या है 0। तो पहले हमें हाफ लाइफ दे रखी है किसी डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे, वहाँ से K निकालेंगे और उस K को पुट करेंगे दूसरी कंसंट्रेशन के लिए, और उसके लिए हाफ लाइफ हम लोग निकाल देंगे। तो जो कि 1/4 है, विच इज ऑप्शन नंबर सी 0.25 आवर्स। 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स। हाफ लाइफ दे रखी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन विल बी, और इसमें log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.301। ध्यान से देखो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाफ लाइफ दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हमें क्या दे रखा है ध्यान से पहले तो ये देख लेते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 6.93 मिनट्स, और साथ में ऑर्डर कितना दे रखा है 1 दे रखा है। और क्या पूछा इसने कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम से पहले हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल देते हैं। तो रेट कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। इट विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ क्या है 6.93। इट विल बी इक्वल टू 1/10 मिनट्स। 1/10 मिनट मेरे पास आंसर आ गया, और इसको बोल सकते हैं 0.1 मिनट। अब मुझे टाइम निकालना है, तो सबको पता है भाई KT इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन A0 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T, और मैं बोल सकता हूँ T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, और 2.303 अपॉन K की वैल्यू क्या आई 0.1 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल। अच्छा बोला 99% रिएक्शन खत्म हो गई है, तो मतलब ये है कि 100% मान लो स्टार्टिंग में था, तो उसमें से 99 खत्म हो गया, तो बाद में A कितना बचा होगा 100 माइनस 99, बोलो बचा होगा या नहीं, मतलब 1 बचा होगा। तो अगर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 100% था, तो बाद में 100 में से 99 खत्म हो गया, तो कितना बचा होगा 1। तो ये 100 अपॉन 1 आ गया। लॉग 100 क्या होता है 2, तो इट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.1 इंटू ये आ गया log 100 इज इक्वल टू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा, और ये 1/0.1 है, इसको ऊपर लिख के मैं 10 लिख सकता हूँ। इट विल बी इक्वल टू 46.06 मिनट्स। मेरे पास आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। अब ध्यान से देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें log 2 की वैल्यू दे रखी है। log 2 की वैल्यू इसमें यूज़ हुई नहीं, तो इसका मतलब वो हमें सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए डाल रहे हैं log 2 की वैल्यू। तो कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। अब हम लोग सोचेंगे कि log 2 यूज़ नहीं हुआ, मतलब कहीं गलती हो गई, तो अपने आप पे भरोसा रखना है कि हमने कहीं मिस्टेक नहीं करी है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया C। तो log 2 की जो वैल्यू है उसका कोई यूज इसमें नहीं आएगा। कई बार एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आ जाती है। इसके 2 एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, एक तो पहले ही क्वेश्चन में और एक इस वाले क्वेश्चन में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जो कि 2009 में आया था जेईई मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला कि कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, हाफ ऑफ ए इट इज कन्वर्टिंग टू 2b। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी में रिलेशन हमें बताना है। तो देखो भाई, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी होता है, और इसका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे इसको डिवाइड करते हैं, तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन बनता है। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1/2 से। किससे डिवाइड करेंगे इसको, 1/2 से। इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन टी, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है भाई, 2। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अब ध्यान से देखो, जो नीचे 1/2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसमें बस कंसेप्ट यूज हो रहा था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस बार हाफ दे रखा है, जिसको हमें नीचे लिखना होता है। तो अगर नीचे हाफ लिखा तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और दिस इंप्लाइज माइनस डी ए बाई डी टी, इट विल बी इक्वल टू 2 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, इट विल बिकम 1/4 ऑफ डी बी बाई डी टी, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कि मेंस 2008 में आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर A2 प्लस B2 गोज टू 2AB। रिएक्शन क्या हो रही है, A2 प्लस B2 इट फॉर्म्स 2AB। तो बोला कि फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड के लिए क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 180। हाँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड इज 180 और फॉर बैकवर्ड इज 200। ओके, उसने बोला कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में दोनों ही क्या हो जा रही है, 100 कम हो जा रही है। तो ये भी 100 माइनस क्या हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में ऊपर वाली क्या हो जाएगी, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या हो जाएगी, 180 माइनस 100 इट विल बिकम 80। और ये क्या हो जाएगी, ये भी 100 कम हो जाएगी, इट विल बिकम 200 माइनस 100 इट विल बी इक्वल टू 100 किलो जूल्स। मतलब कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए भी 100 कम हो जाएगी और बैकवर्ड के लिए भी 100 कम हो जाएगी। हमें बताना है कि एंथैल्पी चेंज रिएक्शन में कितना हुआ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एंथैल्पी चेंज इसने हमसे पूछा है कितना हुआ। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो सिंपल है, हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल बनाई, इस तरफ एनर्जी लिखा और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट जो है उसको कितनी एनर्जी चाहिए थी भाई, पहले 180। तो इसको हाइट पे लेके जाऊँगा कहाँ पे, 180 पे। अच्छा, बिना कैटालिस्ट की बात कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट को कितनी एनर्जी चाहिए थी, 200। तो मतलब प्रोडक्ट नीचे से आया है तभी तो उसको 200 चाहिए थी। प्रोडक्ट जो है वो नीचे से आया है तभी उसको हाइट तक जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 200 जूल्स। दोनों की एनर्जी 100 क्या हो गई, कम हो गई। किसकी प्रेजेंस में, ये तो थी किसकी प्रेजेंस में, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में दोनों की ही एनर्जी क्या हो गई, 100 कम हो गई। और हमसे पूछा है, देखो ये जो हाइट है ये हो गई 80, और अब ये वाली जो हाइट है ये कितनी रह गई है, 100। इट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो हमें पूछा है कि एनर्जी ऑफ, सॉरी, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। वो कितना आएगा, देखो यहाँ से लेके हाइट तक 100 और ये कितना 80। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कितना डिफरेंस आएगा, 20 का। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो प्रोडक्ट की कम, रिएक्टेंट की ज़्यादा। और कितना डिफरेंस है दोनों का, 20। क्योंकि टोटल हाइट 100 और ये वाली हाइट 80, तो ये जो हाइट बच गई ये कितनी बची, 20 बची। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो इसका मतलब डेल्टा ई विल बी नेगेटिव, क्योंकि हम प्रोडक्ट की में से रिएक्टेंट को माइनस कर रहे हैं, विच इज लेस में से मोर। तो इसका मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। इट विल बी इक्वल टू -20 किलो जूल्स पर मोल, विच इज ऑप्शन नंबर डी। किलो जूल पर मोल में इसने आंसर पूछा है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और देखो, अगर कैटालिस्ट नहीं भी होता, भाई कैटालिस्ट ने किया क्या है,
इसने तो सिर्फ रिएक्शन को जल्दी करवा दिया। क्या रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी इसने चेंज करी? नहीं करी। पहले भी दोनों में डिफरेंस 20 ही था, बाद में भी दोनों में डिफरेंस 20 है। तो सिर्फ लैंग्वेज को घुमा फिरा रखा है और एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसने पूछा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में क्या डिफरेंस है। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एंथैल्पी चेंज होता क्या है। एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की क्या होती है? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज radioactive element gets spilled over the floor of room. Its half-life period is 30 days. If initial activity is 10 times the permissible value, after how many days will it be safe to enter the room? देखो क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। इसने बोला कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो फर्श पे गिर गया और इसका ये हाफ लाइफ मतलब 30 दिन में ये आधा हो जाता है, इसकी हाफ लाइफ 30 डेज है। और कह रहा है कि इस टाइम इसकी कंसंट्रेशन जो है ना परमिसिबल वैल्यू से 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। और हमें बोला कि कितने दिन बाद हम इस रूम में आ सकते हैं। जब परमिसिबल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद रूम में आना क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। मतलब अभी इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो 100 है, तो हमें इसकी कंसंट्रेशन को कहाँ लेके आना है? 10 पे लेके आना है। मतलब इसे 10 गुना कम करनी पड़ेगी कंसंट्रेशन। अभी अगर कंसंट्रेशन 100 है तो हमें कहाँ लेके जानी पड़ेगी कंसंट्रेशन को? 10 पे लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ये रूम हमारे लिए सेफ हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर 10 टाइम्स जो है कंसंट्रेशन है परमिसिबल वैल्यू से। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें हाफ लाइफ दे रखा है। और एक बात और, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है बिना सोचे समझे सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? फर्स्ट ऑर्डर। तो पहली बात तो मैं ये बोल सकता हूँ, इसको याद रख लेना आप लोग कि all radioactive reactions are first order, ओके। अब इसने बोला कि हाफ लाइफ कितनी दे रखी है भाई? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 30 डेज, ओके। और इसके बाद मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के क्या होता है? 0.693 अपॉन हाफ लाइफ विच इज 30 डेज इनवर्स। डेज इनवर्स हमारी यूनिट आएगी के की। और हमें पूछा है कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन जो है अपने से 10 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब अभी अगर 100 है, बाद में कितनी रह जाए? 10 टाइम्स का मतलब 10 रह जाए। तो टी का फॉर्मूला तो सबको पता ही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ए। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है भाई? 100 है। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है भाई? 10 है। तो log 10 क्या हो जाएगा? 1। तो टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के कितना है? 0.693 अपॉन 30, मतलब 30 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसको जब भी हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.693 को अगर 30 से हम लोग करें मल्टीप्लाई तो इसको 21 इट विल बी नियरली इक्वल टू 100 डेज। देखो मैंने किस तरीके से दिमाग लगाया है। 0.7 है, 0.7 और ये 2.1, तो 0.7 और ये 2.3 है, तो इसका मतलब 7 3 21, 7 3 21, तो 3 × 30 लगभग 90 के आसपास आ रहा है। तो 90 और यहाँ पे आंसर क्या दे रखे हैं? 100 डेज। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, ये एग्जैक्टली 100 डेज ही आएगा। इस कैलकुलेशन को आप लोग करना एंड 100 डेज इज ऑप्शन नंबर 4th। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.3 को अगर 0.69 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 3.2 या 3.3 आएगा। और उसको अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 99 या फिर बोलेंगे 100 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन में दे रखे 1000 डेज, 300 डेज, 10 डेज या 100 डेज। तो नियर बाई आंसर कौन सा है? 10 डेज। तो आप लोग एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेना, 100 डेज ही हमारा आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज now next question is which of the following nuclear reactions will generate an isotope? आइसोटोप किससे बनेगा? न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिशन, न्यूट्रॉन के बाहर जाने से, पॉजिट्रॉन के बाहर जाने से, अल्फा पार्टिकल से या बीटा पार्टिकल से। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हमें निकालना है आइसोटोप। पहली बात क्लियर कर दूं कि आइसोटोप क्या होता है? ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे
और मास नंबर क्या हो जाए डिफरेंट, ये दोनों आइसोटोप्स होंगे, मास नंबर इसका A है तो इसका क्या हो जाए B। तो ऐसे दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम, जैसे कार्बन 12 एंड कार्बन 16, तो मास क्या है 12 एंड कार्बन 12 एंड कार्बन 14, 12 एंड 14 एंड एटॉमिक नंबर इज 6 एंड 6, तो इनको बोलेंगे आइसोटोप। तो अब देखो न्यूट्रॉन अगर निकल जाए पार्टिकल से बाहर, मान लो मेरे पास एलिमेंट X है जो ए ऑप्शन में जिसकी बात कर रहा है वो एलिमेंट क्या है X, जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, इससे अगर न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, देखो Z क्या होता है, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर न्यूट्रॉन बाहर, और A क्या होता है, A होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, अगर न्यूट्रॉन बाहर निकल गया तो प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम ही रहेगा, तो इट विल बी Z, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा A-1, क्योंकि एक न्यूट्रॉन क्या हो गया बाहर निकल गया, और A क्या होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया तो A की वैल्यू क्या रह जाएगी A-1 प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो न्यूट्रॉन को हम लोग लिख सकते हैं N10 और इस पे चार्ज भी क्या होता है 0, तो न्यूट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ए ऑप्शन हमारा सही आ गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग करना भी चाहो तो देखो नेक्स्ट बोल रहा है पॉजिट्रॉन एमिशन, तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन के जितना जिसका मास हो। तो पॉजिट्रॉन कब निकलता है, जब भी एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाए, एक न्यूट्रॉन में, तो प्लस एक क्या छोड़ देगा वो बाहर, पॉजिट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है +1, तो अगर ये +1 चार्ज प्रोटॉन से अलग निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि X ZA, प्रोटॉन एक कम हो गया तो नीचे तो क्या बचेगा Z-1, और A जो है देखो वहाँ क्या है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग टू न्यूट्रॉन, तो A तो सेम ही रहेगा, P कम हो गया, एक N एक बढ़ गया, तो A विल बी सेम। तो इसका मतलब ये बन गया मेरे पास, और साथ में एक पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया। भाई पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज +1 होता है इसके ऊपर चार्ज, इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, वैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मास नंबर एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ गया, मास नंबर सेम आ गया, इट इज आइसोबार, ये आइसोटोप नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए सही हो चुका था। अब सी की बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। अल्फा पार्टिकल अगर बाहर निकल गया तो देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन हो 2 न्यूट्रॉन हो। तो मान लो एलिमेंट X है, Z एटॉमिक नंबर A, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए, तो इसके अंदर क्या बचेगा Z-2, और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए, दोनों में से 2 कम हुए, इसमें सिर्फ 2 कम, इसमें सिर्फ 2 कम, तो A विल बिकम A-4 विच इज नॉट ए आइसोटोप, तो ऑप्शन सी विल बी गलत, विल बी रोंग, सॉरी। एंड नेक्स्ट इज बीटा पार्टिकल एमिशन। बीटा पार्टिकल इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब भी एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक प्रोटॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब भी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में तो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, तो एक नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। तो X विल बिकम Z, और उसका एटॉमिक नंबर A है। अब एक प्रोटॉन तो बढ़ गया, क्योंकि देखो Z न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, तो Z+1 बन जाएगा, और साथ में जो A है, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, एक न्यूट्रॉन तो कम हो गया, प्रोटॉन एक बढ़ गया, लेकिन A तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बोलो रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि देखो इसमें क्या हो रहा है, मास सेम आ रहे हैं लेकिन एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, तो ऐसे कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगा, आइसोबार। तो ऑप्शन A इज करेक्ट ऑप्शन। So next question is consider the reaction 2A plus B goes to products। बोला जब एक ही रिएक्शन को डबल किया, when concentration of B was doubled, half life did not change। मतलब उसने बोला कि रिएक्शन हो रही है 2A plus B, इससे क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब B की कंसंट्रेशन को चेंज किया तो हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, कंसंट्रेशन को चेंज करने पे हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही है, मतलब ऑर्डर क्या है 1। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाफ लाइफ चेंज ही नहीं हो रही कंसंट्रेशन के साथ। तो मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ B चेंज हो रही है लेकिन हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू B क्या है 1। ऐसा तो फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाए और हाफ लाइफ चेंज ना हो। उसके बाद इसने बोला कि जब एक ही कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 2 टाइम्स, मतलब डबल हो गई। तो मतलब रेट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1। बोलो होगा या नहीं होगा? उसने बोला कंसंट्रेशन हमने ए की क्या करी, डबल करी, तो रेट भी डबल हो गया। तो मतलब जितना ए को बढ़ा रहे उतना ही हमारा रेट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1। दोनों की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, 1। तो ये बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 + 1 विच विल बी इक्वल टू 2। अब इसने पूछा है रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। इट विल बी इक्वल टू मोल रेज टू पावर 1 लीटर + 1 सेकेंड इनवर्स, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लीटर पर मोल पर सेकेंड। सो गाइज ये क्वेश्चंस थे जो 2007 तक हमने जो है IIT JEE में आए थे। आई होप आप सबको समझ आए होंगे, और अगर कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।